हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्तीकरण। ठीक है, तत्वों का आवर्तीकरण पढ़ने वाले हैं। और ये स्पेशली जो है हमारे मामा श्री जो हैं श्री मनोज कुमार धीवर जी, उन्हीं के कहने पर ये वीडियोस जो है मैं शूट कर रहा हूँ। ये उनके कुछ स्टूडेंट लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए। आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिस्ट के साथ साथ यहीं पे सारी चीज़ें आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्तीकरण। तत्वों का आवर्तीकरण, ठीक है, आवर्तीकरण। अब देखिए, सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि पदार्थ, ठीक है, आप अपने आसपास में जितनी भी चीज़ों को देखते हो सारी चीज़ें पदार्थ से ही बनी हुई है। हर एक चीज़ पदार्थ है। आप खुद एक पदार्थ हो। एक आपके पास जो बुक होगा वो भी पदार्थ है। आपने जिस मोबाइल से अपना जो वीडियोस देख रहे हो वो भी पदार्थ है। और आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं सभी चीज़ें पदार्थ हैं। सभी चीज़ें पदार्थ क्यों हैं? क्योंकि सभी चीज़ों में देखिए, आप एक समझिएगा, पदार्थ है यानी कि मैटर जिसको कहेंगे इंग्लिश में। तो ये मैटर यानी कि पदार्थ है क्या? पदार्थ वे चीज़ होंगे जिसमें भार हो, जिसमें क्या हो? भार हो, जिसमें भार हो, और साथ में जिसका आयतन हो, जिसमें भार हो, आयतन हो, जो स्थान घेरे। ठीक है जी, जो क्या करे? स्थान घेरे। जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरे, उन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे हम लोग? पदार्थ कहेंगे। तो एक बात बताइए, क्या आप में भार नहीं है? आपका भी भार है, साथ में आप में आयतन भी है, और साथ में आप स्थान भी घेर रहे हो। जिस जगह में बैठे हो वो स्थान आपने घेर रखा है, तो आप भी क्या हुए? पदार्थ ही हुए। ठीक है, अब देखिए, पदार्थ जो है, पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को, है ना, इस पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है यौगिक और दूसरा है तत्व। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यौगिक किसे कहेंगे? यौगिक यानी कि कंपाउंड। यौगिक यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित मात्रा में मिलाई गई हो। बात समझिएगा, दो या दो से अधिक, कितने? दो या दो से अधिक पदार्थ को क्या करें? अधिक पदार्थ को, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित मात्रा में, किस मात्रा में मिलाना है? निश्चित मात्रा में, है ना, निश्चित मात्रा में क्या करने पर? मिलाने पर जो बना पदार्थ होगा, मिलाने पर जो बनेगा पदार्थ, वो हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा यौगिक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। एक बात आप समझ करके रखिए, यहाँ मैं कार्बन लेता हूँ और इस कार्बन को दो ऑक्सीजन के साथ क्या कर देता हूँ? अटैच कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को जब निश्चित मात्रा में मिलाएं, 1 और 2 के अनुपात में मिलाएं, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 2, इसी अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया हमारा? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा यौगिक। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि हम लोग निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो जो नया कंपाउंड, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे कह देते हैं यौगिक। अब ये नहीं है कि आपने क्या किया, एक गिलास लिया, एक गिलास ले करके इसमें 1 गिलास पानी, ठीक है, 1 गिलास आपने पानी डाल दिया और 2 चम्मच आपने क्या कर दिया? 2 चम्मच आपने शक्कर डाल दिया। ये हो गया पानी, और इसमें आपने डाल दिया 2 चम्मच शक्कर। ठीक है, 2 चम्मच आपने शक्कर डाल। अब जो बना ये मैटर है, क्या ये यौगिक है? क्या ये कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं, ये आपका मिश्रण है। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो मिश्रण में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी मात्रा में मिला दो। ठीक है, आपने दाल में चावल मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो बना है वो मिक्सचर है, वो मिश्रण है, वो यौगिक नहीं है। तो यौगिक कब बनेगा? यौगिक तभी बनेगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ हों और उनको आप निश्चित मात्रा में मिलाओ, तब यौगिक बनता है। क्लियर हो गया हो मेरे ख्याल से। अब देखिए तत्व। तो तत्व किसे कहेंगे? तत्व वे पदार्थ होंगे जिनको और 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या आप कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गए? ये हमारे तत्व हो गए। ठीक है, यही हमारे तत्व हैं। तत्व यानी कि क्या हो गए? ऐसे पदार्थ
ये भी पदार्थ ही है, कार्बन क्या है, पदार्थ है। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनको 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, वो हमारे क्या होंगे, वही हमारे पदार्थ होंगे, जिसको आप इंग्लिश में एलिमेंट कहते हो। क्या कहते हो, एलिमेंट कहते हो, है ना, एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया एलिमेंट, यही हो गया हमारा तत्व, जिसको 2 या 2 से अधिक पार्ट में क्या नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पदार्थ वे सभी चीज़ें होंगी जिनमें भार होगा। भार होगा मतलब जिनमें मास होगा, जिनका मास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ होगा। जिसमें क्या हो, आयतन हो, जिसका आयतन हो, वॉल्यूम हो, जिसमें वॉल्यूम हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पदार्थ होगा। जिसमें क्या होना चाहिए, जो स्पेस घेरे, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा पदार्थ। यानी कि ऐसे चीज़ें जिनमें भार हो, जिनका आयतन हो, जिनका कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, जो कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, वो हमारे पदार्थ हो जाएंगे। और साथ में यौगिक किसे कहेंगे, यौगिक यानी कि हो जाता है आपका कंपाउंड कहते हैं जिसको, है ना। तो ये कंपाउंड किसे कहेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को यदि हम लोग निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो उनसे जो बना नया पदार्थ होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा ही कहलाएगा यौगिक। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तत्व। तो तत्व यानी कि यौगिक को ही हम लोग तत्व में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वह छोटा से छोटा पदार्थ जिसको और 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है तत्व। क्लियर है। तो मैंने तो ऐसे इजी वे में हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे, पदार्थ को लिया, पदार्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैं आपको लेकर के आ गया यहाँ तक, कहाँ तक, तत्वों तक। तो क्या तत्वों का वर्गीकरण इतना इजी था कि तत्वों को ढूंढ पाना, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर पाना ऐसा नहीं था। तो हम लोग देखते हैं तत्व तब और अब, मतलब तब कैसे थे और अब कैसे हैं। तो तत्व तब और अब, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था अरस्तु, जिनका नाम था क्या था, अरस्तु। ये जो है 384 से लेकर के 322 ईसा पूर्व ये आते हैं। इनका कहना था कि पदार्थ जो है, ध्यान से सुनिए, इनका कहना था कि पदार्थ जो है वो 5 महाभूत तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। हर पदार्थ जो होता है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, इनका कहना था कि भैया वो था पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, आकाश, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। तो इनका कहना था अरस्तु आए सबसे पहले तत्व तब और अब। देखिए पदार्थों का, तत्वों का वर्गीकरण इतना आसान नहीं था। इनकी कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिए। अरस्तु आए, अरस्तु ने क्या कह दिया, अरस्तु ने ये कहा कि भाई जितने भी हमारे पदार्थ हैं, सभी पदार्थ जो हैं वो 5 तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। और वो तत्व जो होते हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट बायल है, और रॉबर्ट बायल ने ये चीज़ देखा कि भाई इन सभी चीज़ों में ये जो हमारे पास 5 तत्व दिख रहे हो, जिसको आप 5 तत्व बोल रहे हो, इन सभी में तो किसी प्रकार की सिमिलरिटीज है ही नहीं, तो सभी को तत्व कैसे कह सकते हैं। तो इन्होंने जो है इनकार कर दिया कि भाई अरस्तु के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश और जल है, इसको हम लोग तत्व नहीं कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसे नकार दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसे नकार दिया, ठीक है, इन्होंने उसे क्या कर दिया, नकार दिया। ठीक, आप इस बात को याद रखेंगे। तो इसके बाद हमारे आते हैं एक और महान साइंटिस्ट जिनका नाम था लवाइजिए। क्या नाम था, लवाइजिए कह सकते हो, या लवाइजियर भी कहते हैं इनको, लवाइजिए। तो इनके बाद आते हैं हमारे एक और साइंटिस्ट लवाइजिए। वो कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है जिसको लोग दादाजी कहते हैं, तो ये वही थे। और ये हमारे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो लवाइजियर जो थे ये हमारे विज्ञान के जो है ना, रसायन विज्ञान के, ये हमारे रसायन विज्ञान के क्या है, जनक है। यही हमारे रसायन विज्ञान के क्या है, पिता है, जनक है। इसी को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये चीज़ कहा कि भाई लवाइजियर साहब जे, इन्होंने ये कहा कि जो मैं अभी बताया था आपको कुछ समय बाद पश्चात, कि इनको हम लोग जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल को तत्व तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जल को हम लोग देखते हैं तो H2O है, H2O है, तो H2O को हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं, H को हाइड्रोजन और O को ऑक्सीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनका कहना था कि तत्व वे पदार्थ होंगे जिनको और छोटे रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और छोटे रूपों में और छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को हम लोग तत्व कहेंगे। ये लवाइजियर का कहना था, ठीक है, और आज भी इसी को माना जाता है।
आज भी इसी को माना जाता है। यानी कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप जिसको और पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते और छोटे पार्ट में बांट नहीं सकते, उन्हीं को क्या कहेंगे, उन्हीं को तत्व कहेंगे। तो उन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, तत्व कहेंगे। ठीक है, इनका डायरेक्टली ये बताना था कि भाई हम लोग जल हैं और जल को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट सकते हैं। तो ये जल कैसे हो गया हमारा, जल हमारा क्या है, ये तत्व तो कैसे कर सकते हैं इसको। तो इन्होंने इसको मना कर दिया और इन्होंने ये चीज़ कहा कि भाई तत्व वे पदार्थ होंगे जिनको और छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप यहाँ पे एक बात बताइए, वायु है हमारे पास, वायु है, वायु को क्या कहेंगे, गैसों का मिश्रण कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भाई नाइट्रोजन है, इसी में ऑक्सीजन है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी में आपका आर्गन है, इसमें धूल के कण है, सारी चीज़ें मिले हुए हैं। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, इसमें आर्गन है। ठीक है, तो ये तो सभी चीज़ों का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो क्या वायु आपका है, वायु आपका है तत्व, वायु तत्व नहीं है, वायु आपका मिश्रण है, मिश्रण है, ये सारी चीज़ें मिश्रण है, क्योंकि ये किसी भी अनुपात में कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो यौगिक भी नहीं कह सकते, कंपाउंड भी नहीं कह सकते। क्लियर हो रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर इन्होंने प्रायोगिक आंकड़े तैयार किए, प्रायोगिक आंकड़े तैयार किए और प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर इन्होंने एक सूची बनाई। क्या बनाई इन्होंने बनाई सूची, और उस सूची में इन्होंने जब रखा तो इनके पास उस टाइम में 33 तत्व थे। कितने थे, 33, यानी कि 33 तत्व थे। लवाइजियर के द्वारा जो बनाई गई सूची थी, जिनको उन्होंने प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर तैयार किया था, प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर तैयार किया था, उसमें कितने थे, 33 तत्व थे, 33 तत्व थे। जबकि आज के डेट में, जबकि हम लोग देखते हैं आज के डेट में अगर हम लोग देखें, ये प्रेजेंट पे आज के डेट में देखें तो आज के डेट में हमारे पास जो तत्वों की संख्या है वो 118 तत्व है। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास 118 तत्व हैं। तो इन तत्वों को अध्ययन करना, इन तत्वों को एक साथ स्टडी करना, पढ़ना, उनके बारे में जानना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या था ना, इन सारे तत्वों का भौतिक, रासायनिक सारे गुणों का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन होता था। तब इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हमारे पास जो है एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपना अपना रिसर्च दिया और सारे चीज़ों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। कैसे कैसे किया, अब देखते हैं आगे। तत्वों के वर्गीकरण कैसे हुए ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों है हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि तत्वों को हम लोग क्या करें, व्यवस्थित क्रम में जमा करके रखें। देखिए, आप बात समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, जो भी हमारे पास जो मैटर्स हैं, जितने भी आपके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होंगी, उन सारी वस्तुओं को आपने देख रखा है घर में आप कैसे व्यवस्थित करके रखते हो। घर में व्यवस्थित करते हैं उनके गुण धर्मों के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर। आपने देख रखा होगा, सर्दी के कपड़ों को आपने अलग से रखा होगा घर में, गर्मी के कपड़ों को अलग से रखा होगा। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी डिसाइड करके रखे होंगे कि घर में यूज़ करने वाले कपड़े को अलग रखा होगा, साथ में कहीं ऑफिस जाना है पहन करके या स्कूल जाना है तो उन कपड़ों को आपने अलग से डिसाइड करके रखा होगा, अलग से व्यवस्थित करके रखा होगा, है ना। तो इससे क्या होती है, आपने ये चीज़ देखा है, दुकानदार के पास आप जाते हो या मेडिकल स्टोर आप गए हो, उनको एक छोटी सी पर्ची जब आप दे देते हो तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और तुरंत जाते हैं कहीं से कोने में और तुरंत आपके पास दवाई ला करके रख देते हैं और हो जाता है आपका काम। तो वो कैसे कर पाते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ जो लगी हुई है उनको वो कैसे ढूंढ पाते हैं। ठीक है, कभी आपने सोचा है? तो वो जो हैं वो हो सकते हैं उसको अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग कर दिए हैं, या हो सकता है किधर किधर एक साइड में लिक्विड फॉर्म में जो जितने भी हमारे जो मेडिसिन है उसको एक साइड में रखे हों। ठीक है, टैबलेट्स को एक साइड में रख दिए हों, कैप्सूल्स वाले को एक साइड में रख दिए हों, तो उनको ईजी हो जाता है इस सारी चीज़ों से। ठीक है, तो इस चीज़ से उनको ईजी हो गया। तो इससे हो क्या रहा है, एक तो दवाई को तुरंत मिल जा रहा है, या अपने को किसी वस्तु, घर में जो वस्तु चाहिए, जो कपड़े अपने को पहनने हैं, तो अपने को सर्दी का दिन आया तो तुरंत से समझ में आता है कि इस जगह जाओ और उस कपड़े को लेकर के आओ और तुरंत से पहन लो। इससे हो क्या रही है, तो इससे होती है तत्वों को यदि उनकी गुण धर्मों के अनुसार, ठीक है, व्यवस्थित हम लोग ऐसे ही कर दें तो हमारे पास भी क्या होगा, हमें किसी तत्व की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको तुरंत से वहाँ से उठा करके ले आएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, एक तो हमारे पास समय की बचत होगी, आप याद रखेंगे, एक आपकी समय की बचत होगी और दूसरा जो है आपके समय की बचत हो रही है और दूसरा आपके पास ऊर्जा की बचत होगी। तो इसी बचत के कारण, इसी को बचत करने के लिए, समय और एनर्जी दोनों बच जाए, इसके लिए क्या किया जाता है,
तत्वों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता हमें होती है। आप खुद सोच करके देखिए, यदि आप किसी मेडिकल स्टोर में गए और वहाँ की सारी दवाइयों को मिक्स कर दो, मिला दो नीचे गिरा करके, तब क्या होगा? अब उनको पर्ची दीजिए, क्या वो ढूंढ पाएंगे? ढूंढ तो लेंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा, मतलब समय ज़्यादा लगेगा और उनको ढूंढने में अपनी ज़्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह से एलिमेंट्स जो है हमारे पास 118 हैं आज के डेट में, है ना। तो इनका वर्गीकरण कैसे किया गया? आज के डेट में 18 है, तो हमें इनको पढ़ने में, इनको स्टडी करने में हमें समय भी नहीं लगता और ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती है। तो इनका वर्गीकरण कैसे किया गया था और कितने सारे साइंटिस्ट आए थे, अब वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे आते हैं डाबे राइनर। डाबे राइनर, ठीक है, ये जो है ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, आप याद रखेंगे, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन? डाबे राइनर। और डाबे राइनर ने क्या किया? डाबे राइनर ने जो है त्रिक नियम दिया। डाबे राइनर ने क्या दिया? त्रिक नियम दिया। आप याद रखेंगे क्या दिया था? त्रिक नियम। ठीक है, त्रिक नियम मतलब, त्रिक नियम कहने का मतलब ये था कि इन्होंने क्या किया, डाबे राइनर ने ये चीज़ देखा कि जब समान गुणधर्म वाले, कैसे? समान गुणधर्म वाले, आप याद रखेंगे, समान गुणधर्म वाले, ठीक है, समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं, ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से, किसके हिसाब से? परमाणु भार। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखेंगे, परमाणु भार के हिसाब से। जब एक के नीचे एक रखा, एक के नीचे एक रखा, जैसे कि लिथियम को इन्होंने सबसे पहले रख दिया। लिथियम को जैसे ही इन्होंने रखा और देखा कि लिथियम का जो परमाणु भार है, जो एटॉमिक नंबर है, ये उसका नाम हो गया। ठीक है, कैसा नाम? सांकेतिक नाम है, याद रखेंगे, ये सांकेतिक है। संकेत से हम लोग लिथियम को Li से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Li से करते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है, यानी कि परमाणु भार जो होता है, वो 6.9 होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सेकेंड नंबर पर समान गुणधर्म वाले इसी के जैसे और किसके गुण हैं, तो इन्होंने देखा कि भैया ये तो सोडियम है, इसका भी इसी के जैसे ही होता है, तो इसका एटॉमिक भार जो होता था वो 23 होता था, तो इन्होंने उसके नीचे में इसको रख दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने रख दिया किसको? इन्होंने तीसरे नंबर पे रखा जिसका गुणधर्म ऐसे ही था जैसे कि वो पोटेशियम। और पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक मास, आपको याद होगा 39.1। तब इन्होंने ये चीज़ देखा कि जब समान गुणधर्म वाले तत्व जो हैं, उन समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं, उनको यदि हम लोग व्यवस्थित क्रम में ऐसे रखते हैं उनके परमाणु भार के हिसाब से, तब होता यह है कि जो ऊपर और नीचे वाले जो तत्व होते हैं, ऊपर और नीचे वाले तत्व होते हैं, ध्यान से सुनो, ऊपर और नीचे वाले जो तत्व होते हैं, इन तत्वों का जो है एटॉमिक मास जो होता है ना, इन तत्वों के एटॉमिक मास जो होते हैं वो बीच वाले का एवरेज होता है। इन दोनों तत्वों का एटॉमिक मास, यानी कि इन दोनों तत्वों का जो परमाणु भार होता है, उनका यदि हम लोग क्या निकालें, इनका यदि हम लोग, है ना, इनका हम लोग रेशियो निकालें इनका, ठीक है, एवरेज निकालें, तो वो किसका होता है? वो होता है इसके बराबर। यदि हम लोग ऊपर और नीचे वाले जो तत्व हैं, ऊपर और नीचे वाले तत्व, ध्यान से सुनिए, ऊपर और नीचे वाले तत्व जो हैं, इनके यदि हम लोग परमाणु भार को देखें, इनका परमाणु भार, तो इन दोनों परमाणु भार का औसत यदि हम लोग निकालें, दोनों का क्या निकालें? औसत निकालें। क्या निकालें? औसत निकालें, तो वो औसत जो होता है वो हमारे उसके बीच में जो पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो सेकेंड नंबर का पदार्थ है, उसके बराबर हो जाता है, उसके लगभग, मतलब आसपास ही आता है। जैसे कि देखिए ये कितना हो गए, अगर मैं इसको मान लूँ तो ये आपका हो जा रहा है, औसत निकाल करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब हमने यहाँ पे देखा कि 6 पॉइंट कितना है 9 प्लस यदि हम लोग कर दें कितना 39.1, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 46। और 46 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितने में चला जाएगा? 2 दूने हो गए 4, ठीक है, ये गया, और 2 तिया हो गया 6, आ गया, तो ये हो गया क्लियर। अब आप इसको देखिए कितना आ रहा है 23, और 23 किसका है? यहाँ पे दिख रहा है सोडियम का। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, देखा कि 3 के तत्वों में इन्होंने 3 के ग्रुप में जो है तत्वों को वर्गीकृत किया। अब इन्होंने गुणधर्म और परमाणु भार के बीच, गुणधर्म और परमाणु भार के बीच के जो संबंध है उसको एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। क्या किया? इन्होंने ये चीज़ किया कि जो तत्व हैं उनके जो गुणधर्म हैं, यानी तत्वों के जो गुणधर्म हैं और जो परमाणु भार है, इन दोनों के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया और इन्होंने ये नियम प्रतिपादित कर दिया, एक नियम दे दिया। और उन्होंने ये चीज़ था, इनका नियम क्या था वो चीज़ देखें, इनका नियम क्या था वो चीज़ देखें। इनका नियम ये था कि जब समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं,
समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं उनको यदि उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो बीच वाला जो तत्व होता है उनका परमाणु भार और उसका गुणधर्म जो होता है वो शेष दो तत्वों के औसत होता है, वो शेष दो तत्वों के औसत होता है। बात आई समझ में? लेकिन यह नियम कुछ तत्वों तक ही सीमित रह गया, कुछ तत्वों तक ही सीमित रह गया। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 ही ग्रुप बना पाए, ऐसे 3 ही ग्रुप इन्होंने बना करके दिया। और 3 के बाद, जबकि हमारे पास तत्व कितने थे? 33 थे, और इन्होंने सिर्फ 9 तत्वों का ही ऐसा वर्गीकरण किया। तो ये नियम जो था, ये नियम असफल रहा, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पा रहे हो और हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं, हमारे पास जो तत्व हैं वो 33 है। इसी कारण से इनका ये नियम जो है कुछ तत्वों तक ही सीमित रहा, कुछ तत्वों में ये लागू हुई और अन्य तत्वों तक ये नहीं पहुंच पाया, तो ये नियम जो है फ्लॉप हो गए। तो अब भले ही डाबेरेनर का जो त्रिक नियम था वो फेल हो चुका है, वो फेल हो गया, वो ज़्यादा तत्वों तक लागू नहीं हुआ, वो कम तत्वों तक ही सिमट कर रह गया, लेकिन उनका एक जो थॉट था वो क्या हो गया? वो सफल हो गया। वो कौन सा था? कि जो तत्व होते हैं उन तत्वों का जो है गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु भार से वो रिलेट करते हैं, उनके गुणधर्म जो है वो उनके परमाणु भार से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। ये सारी चीज़ें सफल हो गई और उनका जो है यही सिद्धांत जो था वो दूसरे वैज्ञानिक जो थे उनके, यानी कि दूसरे वैज्ञानिकों का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित हो गया। अब इन्होंने क्या किया? उसके बाद अब आते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था? न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने जो है जो तत्व हैं उनको जो है 7-7 के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। कितने में? 7-7 के क्रम में व्यवस्थित कर दिया, उनके परमाणु भार के हिसाब से। आपने जैसा अपने स्कूल में देख रखा होगा, आप जब प्रेयर होती है तो प्रेयर होते हैं तो आप एक क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो जाते हो, क्रमबद्ध तरीके से इस तरह से आप खड़े हो जाते होते हो। इस तरह से अपने टीचर लोग आपको कैसे कर देते हैं? लाइन से खड़े करा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये। अब इतने और भी लोग ऐसे खड़े होते हैं। ये आपका स्कूल का प्रांगण हो गया, यहाँ के टीचर लोग हैं और यहाँ लोग क्या हो जाते हैं? ऐसे खड़े हो जाते हो व्यवस्थित क्रम में, इस तरह से आ जाते हो, है ना? ऐसे क्रमबद्ध तरीके से क्या हो गए? खड़े हो गए। आप लोग खड़े होते हो तो किसके हिसाब से खड़े होते हैं? क्या था आपके पास? ऐसा क्या होता है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग लाइन से खड़े होते हो? तो वो आपका हो जाता है हाइट। आप देखते हो हाइट को, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग में आप खड़े हो जाते हो ऐसा, तो हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाते हो। तो यहाँ आप समझ लीजिए यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो कौन है? यहाँ का प्रिंसिपल हमारे न्यूलैंड है, जो ब्रिटिश के। और ब्रिटिश के जो न्यूलैंड हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि नहीं, हाइट के हिसाब से नहीं खड़े होना है भाई, आपको खड़े होना है वो वेट के हिसाब से। किसके हिसाब से खड़े होना है? वेट के हिसाब से खड़े होना है। जिसका वेट सबसे कम वो सामने आ जाओ, जिसका वेट सबसे ज़्यादा वो सबसे लास्ट में चले जाओ। तो इन्होंने इसी क्रम में जो है वेट के हिसाब से क्या कर दिया? तत्वों को व्यवस्थित कर दिया। जितने भी तत्व होते थे सभी तत्वों को क्या कर दिया? इन्होंने व्यवस्थित क्रम में ऐसे व्यवस्थित कर दिया, उनके वेट के हिसाब से, उनके द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से किया? उनके द्रव्यमान के हिसाब से, उनके मास के अकॉर्डिंग, उनके भार के अकॉर्डिंग। तो जब जो है न्यूलैंड ने तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया तब इन्होंने ये चीज़ देखा कि जितने भी तत्व होते हैं उनका जो पहला तत्व होता है, पहला तत्व जैसे ही आ रहा है, ये हमारा पहला तत्व, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा, ये सातवां। तो इस तरह से जैसे 7वें तत्व के बाद जो होती थी, फिर से जब पुनरावृत्ति होती थी, फिर से एक और लाइन बनता था, तो उसमें जो 8वां वाला तत्व आता था, जो 8वां वाला जो यहाँ पे आया स्टूडेंट, उसका क्वालिटी इसके क्वालिटी से मैच करता था। तो उसका क्वालिटी क्या होता था? उसका क्वालिटी इस वाले के क्वालिटी से मैच करता था। जैसे आपने देख रखा होगा, जो आप स्कूल में जब खड़े होते हो तो ये फर्स्ट लाइन में जो लोग खड़े होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है, उनका जो हाइट होता है, उनके बगल वाले से मैच करते रहता है। तो उसी तरह से क्या था, जैसे ही ऐसे लाइन से खड़े किए तो लाइन से खड़े करने के बाद क्या था, जो पहला वाला तत्व होता था उसका गुणधर्म जो होता था उसके 8वें वाले यानी कि उसके पहले वाले से, उसके बगल वाले से कहा जाए, है ना, बगल वाले से। अगर ऐसे मैं इसको लाइन खींच दूँ तो उसके बगल वाले से क्या था, उसका गुणधर्म जो है मैच करता था। ये फर्स्ट वाले का, इस फर्स्ट वाले को अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये पहले वाले का जो गुणधर्म होता था वो 8वें वाले से क्या करता था, मैच करता था। तो इसी आधार पे इन्होंने न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया और इन्होंने ये कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से क्या किया जाए, क्रम में 7-7 के व्यवस्थित किया जाए, तो 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आता है उसका गुणधर्म जो होता है वो पहले वाले जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्म से क्या करता है, बिल्कुल ही मैच करता है। ठीक है, ये इनका था अष्टक सिद्धांत। फिर से समझिए, जब इन्होंने 7-7 के क्रम में क्या किया, तत्वों को ऐसे लाइन से उनके द्रव्यमान, उनके वेट के हिसाब से क्या कर दिया, उनके द्रव्यमान के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से, उनके मास के हिसाब से कह सकते हो या उनके भार के हिसाब से कह सकते हो। उन्होंने तत्वों को जब ऐसे व्यवस्थित किया तो एक निश्चित अंतराल के बाद जो फिर से तत्व आते थे उनका गुणधर्म उनके पहले वाले गुणधर्म से क्या करता था, मैच करता था। यानी कि इनके गुणधर्म और इनके गुणधर्म क्या हुआ करते थे, ये समान हुआ करते थे। ये क्या हुआ करते थे, समान हुआ करते थे। ठीक है, तो इसकी तुलना इन्होंने हमारे जो है इंडियन कल्चर में जो उपस्थित शास्त्रीय संगीत है उनसे कर दिया। कौन सा, जैसे सा रे ग म प ध नी आता है ऐसा, और फिर से जब 7 के बाद 8वां वाला जो आता है वो सा फिर आ जाता है, सारे ग म प ध नी सा। तो ये जो 7 आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 और फिर 8वां आ रहा है, इसका जो क्वालिटी है इससे मैच कर रहा है। ये भी सा है तो ये भी सा है। तो इस तरह से इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इसकी तुलना संगीत, हमारे जो शास्त्रीय संगीत है उससे कर दी और इसका नाम रख दिया अष्टक नियम। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत। और जब इन्होंने एक चीज़ अब आप याद रखेंगे, इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो हमारा जो स्टार्ट किया तो सबसे कम परमाणु भार वाले जो तत्व थे वो हमारा हाइड्रोजन था। कौन सा था, हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन था। और इन्होंने हाइड्रोजन से लेकर के कहाँ तक किया, इन्होंने जो किया था वो था थोरियम तक। ठीक है, थोरियम, आपने थॉर सुना होगा, थॉर सुपर हीरो वाला जो मूवी आया था हॉलीवुड, उसमें आया था थॉर। तो ये उसी से याद रख सकते हैं आप। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, सबसे कम द्रव्यमान का, सबसे कम भार वाला जो पदार्थ था वो हमारा था, सबसे कम भार वाला जो तत्व था वो हमारा था हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से इन्होंने प्रारंभ करके थोरियम तक इन्होंने क्या कर दिया था, ऐसे वर्गीकरण कर दिया था। ठीक है, अब जो है इस अष्टक सिद्धांत की क्वालिटीज तो थी कि हर पहले तत्व का जो है अपने वाले 8वें तत्व से जो है उनका गुणधर्म मैच करता था। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 8वां वाला तत्व कौन सा आ गया, ये आ गया हमारा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से तो मैच कर रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। उसी तरह से इसका 8वां कौन सा होगा, ये होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। तो लिथियम का जो गुणधर्म है वो सोडियम से मैच कर रहा है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन से कर रहे हैं। तो ऐसे करते थे, बेरियम का मैग्नीशियम से कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हर 8वें तत्व का जो है क्या कर रहा था, अपने जो हर पहला तत्व है वो अपने वाले 8वें तत्व के गुणधर्मों के तो समान हुआ करते थे, लेकिन इसमें कुछ कुछ विसंगतियाँ भी थी। विसंगतियाँ मतलब कुछ कुछ कमी भी थी। क्या कमी थी वो चीज़ देखिए, ये कमी ये चीज़ थी कि इन दिनों में केवल और केवल ये 56 यानी 56 तत्वों का ही ये वर्गीकरण कर पाए। पहला यही है। ठीक है, और दूसरा यदि आगे चल के कोई नए तत्व कोई ढूंढते रहे, कोई नए तत्व ढूंढते तो उनके लिए इन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ा था। ठीक है, यदि कोई अदर साइंटिस्ट आ रहे हैं और वो नए तत्व ढूंढ लिए तो उस तत्व को फिर कहाँ करेंगे, उसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ा, है ना, उसके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा। जैसे हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं हीलियम आ रहा है, हीलियम आता है ना, तो हीलियम के लिए उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ा था, उसको कहाँ फिर रखें, यह दिक्कत थी। तो एक तो सबसे पहली विसंगति यही है कि इन्होंने केवल 56 तत्वों को ही ऐसा वर्गीकृत किया, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ें, इन्होंने खाली स्थान नहीं छोड़ा जो नए तत्व ढूंढे जा सकते हैं उनके लिए। ठीक है, अब अगली कमी क्या थी, अगली कमी ये थी कि ये नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था। मतलब मैग्नीशियम का अगर हम लोग गिन करके देखें तो 8वां तत्व जो आएगा वो कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो ये नियम जो होता था ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम के बाद वाले जो तत्व हैं उसने तक लागू नहीं होता था। मतलब ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की क्वालिटी कैल्शियम से मैच कर रहा है, लेकिन कैल्शियम के बाद जो नए तत्व आएंगे उनकी क्वालिटी कैल्शियम से मैच नहीं करता था। ये कमी हो गई। एक और कमी ये थी कि इन्होंने ऐसे ऐसे तत्व जिनकी क्वालिटी से एक समान है ही नहीं, उसको भी एक लाइन में ऐसे रख दिया। ये देख रहे हो, ये सल्फर की क्वालिटी जो है कहीं से आयरन से मिलता ही नहीं है। सल्फर आपका धातु है और ये आपका धातु हो जाता है, मतलब ये नॉन मेटल है, एयर मेटल है, तो दोनों को एक ही लाइन में ऐसे करके व्यवस्थित कर दिया। ये तो गलत बात थी। ठीक है, तो ये सारी जो है इनकी भी संगतियाँ थी।
तो ये सारी जो थी इनकी विसंगतियाँ थी, इनकी कमी। तो इन्हीं सारी विसंगतियों के कारण, यानी कि इन्हीं सारी जो कमियों के कारण जो है इस आधार पे सभी तत्वों को जो है हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। इसी कारण से ये नियम भी फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो अगला नियम हम लोग कल के वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे रेगुलर आपको इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।